नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हम सब पढ़ रहे थे हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा में व्याकरण को आधारभूत तरीके से समझ रहे थे। उसमें हम वर्ण विचार पे चर्चा कर चुके हैं और अब चर्चा करेंगे हम शब्द भेद पे या शब्द विचार पे, क्योंकि व्याकरण का सर्वप्रथम आधारभूत है वर्णमाला और उसके आधार पर शब्द पढ़ेंगे। शब्द के बाद वाक्य पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे क्रमवार तरीके से हम पढ़ेंगे व्याकरण को एक बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप सब पढ़ चुके हैं कि वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। मेरा क्लास यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जाकर देखिए उसको अच्छे से। और जो उसमें उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछता है उसको आप बखूबी याद कर लीजिए उन सूत्रों को, ताकि आप भविष्य में कोई भी परीक्षा या देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम या देते हैं तो उसमें से वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा में शब्द भेद। शब्द भेद पढ़ेंगे, शब्द के कितने भेद होते हैं और किस तरीके से शब्द की रचना होती है। शब्द की रचना किस तरीके से होती है उसमें पढ़ते हैं शब्द की परिभाषा क्या है। हम पढ़ लिए थे वर्ण। वर्ण क्या होता है कि वर्णों का अर्थात अक्षरों का एक सार्थक क्रम होता है जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, अर्थात वो सार्थक वर्णों का जो क्रम है उसके अनुसार ही इसको भी पढ़ेंगे कि वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि अर्थात शब्द कहलाता है। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र या सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। जैसे इस यहाँ पे लिखा है कि न और व, तो ये ना क्या है? ना एक आपका क्या है? ना। ये ना क्या है? ना का मतलब नहीं। ना से क्या मतलब होता है? नहीं। तो आप देखेंगे तो ये एक अक्षर ही है, लेकिन जब इसको किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे या आप बोलचाल की भाषा में इसको प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब नहीं होता है। और इस वा का मतलब क्या होता है? वैसे तो एक अक्षर है, वर्ण है, लेकिन जब इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब और होता है कि श्याम व राम, श्याम व राम। वा का मतलब और, ठीक है, वा का मतलब और। तो हम पढ़ रहे हैं कि शब्द की परिभाषा है क्या आखिर। तो शब्द की परिभाषा वही है कि वर्णों के सार्थक क्रम से, वर्णों के सार्थक क्रम को ही शब्द कहते हैं, अर्थात जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है जलज, ज ल ज, ये तीनों वर्ण अलग अलग हैं, लेकिन एक सार्थक क्रम निश्चित जब कर दिया जाएगा, इसको मिला दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा जलज। ज माने जन्म लेने वाला, ज से जन्म लेने वाला, और ज मतलब जल में जो उत्पन्न होता है, जल ज अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला। तो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कमल की तरफ। इसका मतलब क्या होता है? कमल। ठीक है दोस्तों, तो आगे करते हैं अनेक वर्णों से निर्मित शब्द। अनेक वर्णों से अर्थात ये एक शब्द है, इसको जब वाक्य में प्रयोग करें तो यही शब्द हो जाएगा। है तो वर्ण, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो इसका मतलब नहीं होता है, अर्थात नकारात्मक भाव में लिया जाता है इसको। और ये वाह है, अर्थात ये और की तरफ इशारा करता है, और की तरफ संकेत करता है। फिर है अनेक वर्णों से निर्मित शब्द। इसमें कह रहा है एक शब्द से, एक वर्ण से और अनेक वर्णों से भी शब्द की रचना होती है। आप पढ़ रहे हैं कमल, तो कमल का अर्थ आप समझ रहे हैं। नयन, नयन ने धन अयन, नहीं ये नहीं होगा, गलत है। नयन, जैसे न य न, ये तीन अक्षर हैं या वर्ण हैं, न य न, ये तीन क्या हैं? अक्षर हैं। लेकिन जब इनका एक सार्थक क्रम होगा, जब ये मिल जाते हैं तो इसका मतलब होगा चक्षु या आंखें, आंख। इसका क्या मतलब होगा? आंख। ऐसे अलग अलग हैं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं है। जब इन पर सिरोरेखा लग जाएगी तब एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहे हैं, एक अर्थ दे रहे हैं हमको। फिर है प्रसाद, प्रासाद। प्रासाद माने क्या होता है? प्रासाद माने भवन होता है। प्रासाद, प्रासाद माने भवन। सर्वव्यापी, देखो दोनों शब्द अलग अलग हैं। सर्वव्यापी, सर्व माने
जो सर्वत्र है, हर जगह है। व्यापी माने जो व्याप्त है, फैला हुआ है, अर्थात सर्वव्यापी। तो कितने वर्ण हैं देखिए, 2 अलग शब्द भी हैं, इसमें कई अक्षर भी हैं, कई वर्ण भी हैं। फिर है परमात्मा, अर्थात परम है जिसकी आत्मा, उसको कहते हैं परमात्मा। तो अनेक वर्ण उसमें मिलकर बने होते हैं और यहाँ पर एक वर्ण भी है, अर्थात उसका भी अर्थ होता है जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है। आगे क्रम में देखेंगे हम कि शब्द भेद किस आधार पर किए गए हैं। शब्द के भेद या शब्द के भेद किस आधार पर या किस बात पे या किस उस पे वर्गीकृत किए गए हैं। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति माने बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर शब्द निम्नलिखित 3 भेद होते हैं शब्द के। एक तो होता है रूढ़, एक यौगिक और योग रूढ़। हम लोग वर्णमाला में भी इनको पढ़ चुके हैं, तो उसमें तो वर्ण थे, इसमें शब्द भी कुछ ऐसे होते हैं। चूँकि शब्द वर्ण से मिलकर बने हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी हम 3 पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं? रूढ़ हैं और यौगिक हैं और योग रूढ़ हैं। क्या है? योग रूढ़ हैं। देखिए रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे समझिए जैसे कि कोई मतलब नहीं होता, अलग अलग होंगे तो उनका कोई मतलब नहीं, कोई वजूद ही नहीं उनका होता है। 2 वर्ण उठाइए आप, जैसे नर लिखा है यहाँ पर। परिभाषा देखिए, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों। ध्यान देना है, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को न प्रकट करते हों, जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं होता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे समाज में कोई व्यक्ति होता है कि बड़ा रूढ़ आदमी है। रूढ़ आदमी मतलब ये है कि उसको समाज से मतलब नहीं है, वो बिल्कुल अलग अपनी दुनिया में खोया रहता है। बहुत कर्कश आदमी है तो उसको दीन दुनिया से मतलब नहीं है, किसी की भावनाओं या किसी से मिल करके या कैसा लगता है उसको कुछ पता नहीं, सोसाइटी से अलग है, समाज से निष्कासित व्यक्ति है। तो नर, यहाँ पे आप समझिए इसका विच्छेद करेंगे। नर, न और र, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, न और रा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब इसको एक में लिख दिया जाएगा तो नर माने आदमी, नर माने आदमी। ऐसे वदन है, वदन, व द न। वदन माने क्या होता है? मुख होता है, मुख। वदन माने मुख होता है। तीनों जब एक में मिल जाएंगे तो इसका एक निश्चित अर्थ होगा। तो क्या है? मुख। फिर है भवन, भवन। 3 वर्ण हैं, 3 अक्षर हैं, तीनों को जब एक में मिलाएंगे तो एक निश्चित अर्थ प्रकट करेंगे। जैसे भ है, भ व न। अब यहाँ पे इसको अलग कर देंगे तो इसका तो मतलब जानते हैं आप, वन, वन माने जंगल, और भा का कोई मतलब नहीं है। तो जब 2 वर्ण मिलते हैं उनका कोई सार्थक क्रम होता है, उनका कोई अर्थ प्रकट होता है, तो उसे ही हम, अर्थात अर्थ नहीं, इसको अलग करने से इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब एक में मिल जाते हैं तो इनका कोई अर्थ प्रकट होता है। अर्थात नर या पवन को अलग करने से कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होगा। तीनों अक्षरों को अलग कर देंगे तो कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होगा, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द आप समझ गए हैं। अब पढ़ेंगे हम यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक मतलब योग। यहाँ से देखिए, यौगिक मतलब योग, अर्थात जुड़ाव, है ना, अर्थात जुड़ाव, जो जुड़ते हैं। तो जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, हर बार सार्थक आ रहा है क्योंकि उसका कोई अर्थ उसमें होना चाहिए, अन्यथा वो शब्द नहीं माना जाएगा। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक कहलाते हैं। शब्दों का शुद्ध रूप से पठन और लेखन हो सके, अर्थात शब्द तभी माने जाएंगे जब उनका लेखन और पठन हो सके, लेखन और पठन संभव हो। जैसे प्रेमानंद, अर्थात प्रेम धन आनंद, प्रेम धन आनंद। तो इसका भी एक मतलब है, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, इसका भी एक अर्थ है और इसका भी अर्थ है, अर्थात दोनों शब्दों का अपना अपना महत्व है, अपना अपना उसका अर्थ है। प्रेम माने प्रेम, प्यार, और ये आनंद मतलब प्रफुल्लित होना, एकदम रोमांचित होना। तो इन दोनों का अर्थ है, इन दोनों का अर्थ है, इसलिए दोनों क्या हैं? सार्थक हैं। तो कहता है
कि सार्थक शब्दों के योग से जिस शब्द का निर्माण होता है या पठन पाठन या लेखन में जिनका कोई शुद्ध रूप होता है उन्हें ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो प्रेमानंद मिलके जो प्रेम और आनंद में रहता हो वही प्रेमानंद है। फिर विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, तो विद्या माने ज्ञान, इसका अर्थ होगा ज्ञान या शिक्षा, और इसका अर्थ क्या होगा आलय, आलय मतलब घर जिसमें आप निवास करते हैं। जैसे हिम आलय, आलय माने घर, आलय माने घर, तो ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है और ये भी सार्थक है। तो दोनों क्या हैं, दोनों शब्द क्या हैं, सार्थक हैं। तो सार्थक और ये दोनों क्या हैं, पठन और लेखन में भी शुद्ध रूप है दोनों का, पठन और लेखन में दोनों का शुद्ध रूप है, इसलिए इन्हें ही यौगिक शब्द कहते हैं। हिम धन आलय, हिम माने क्या होता है, हिम माने होता है बर्फ, और आलय मतलब घर, अर्थात हिमालय यानी बर्फ का घर, यानी बर्फ का घर। बहुत ही आसान है, इसको जब आप समझ लेंगे तो व्याकरण के हर एक पहलू को आप आसानी से समझ सकते हैं। ये सब आगे काम आने वाला है आपके। अब पढ़ते हैं योगरूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं। योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़ शब्द वे हैं जो हम परंपरा से सीखते चले आए हैं, उनका परंपरा में अर्थात जो हमारे पूर्वज रहे हैं, क्योंकि भाषा के निर्माण अचानक से नहीं होता है, भाषा का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है उसकी। उस प्रक्रिया को जब आप जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि शब्दों का क्या महत्व है, शब्द किस तरीके से यहाँ तक यात्रा किए हैं। जैसे आप ये पहले क्या होता था, पहले ये श्यामपट होता था, ये जो स्मार्ट बोर्ड है ये श्यामपट होता था पहले। तो स्मार्ट बोर्ड और श्यामपट के बीच की जो यात्रा है उसको आप समझेंगे शब्द के माध्यम से, उसको आप समझेंगे भाषा के माध्यम से। तो ये भाषा का ही एक रूप है आपके समक्ष। आप नहीं सोचे होंगे कि ये स्मार्ट बोर्ड भी आएगा और हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, क्योंकि गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है। अगर वैदिक काल की शिक्षा दी जाती थी तो वो आपको एक आश्रम में जाकर लेना पड़ता था और आप घर बैठे आप पढ़ रहे हैं। इसके बारे में कभी आप परिकल्पना नहीं किए होंगे। जैसे जैसे वैज्ञानिक या अत्याधुनिकरण आता गया वैसे वैसे भाषाओं का रूप बदलता चला गया, शब्दावली बदलती चली गई। तो योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न करते हुए किसी तीसरे बिंदु पर जाकर या तीसरा अर्थ उनको बताते हैं। तो वही हमारे क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हम घर में कोई चीज़ बोलते हैं, जाहिर सी बात है सबकी बोली अलग है, सबका क्षेत्र अलग है, सबकी भाषा अलग है, खान पान अलग है, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है उसमें वैविध्यपूर्ण, बहुत ही वैविध्यपूर्ण जीवन है। कोई हर तरीके की भाषा है, हर धर्म के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है उनके धर्म की अपनी भाषा होगी, खान पान होगा, रहन सहन होगा। आप इतिहास में पढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें मिली थी, उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो भाषाओं का अपना अपना एक विकास यात्रा रही है भाषा की। तो उन्हें ही योगरूढ़ शब्द कहते हैं। किन्हें, कि जो शब्द यौगिक तो हैं किंतु परंपरा के कारण, क्योंकि जो हम सीखते चले आ रहे हैं। घर में कोई चीज़ बोली जाती है, आप देखिए, आपको जैसे घर में कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है आपके घर में, दीवार को कोई छार बोलता है, कोई दीवार बोलता है। तो इस तरीके से भाषाओं का अपना एक रूप होता है। जैसे कहते हैं ए लड़के, तो खड़ी बोली में कहते हैं ए लड़के, लेकिन जब आप भोजपुरी या बिहारी में जाएंगे तो कहे मर्दवा, ऐसे बोलते हैं। तो ए भाई साहब, तो सबकी अलग अलग भाषा क्रम है, बोलने का अंदाज है सबका अपना अपना, कहने का कि हे लला, हे लली, ए लड़की, ए लड़के, इस तरीके से। तो ये भाषाओं का अपना रूढ़ है। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसकी एक बोली है, वहाँ पर जिस तरीके से बोलते हैं। फिर जब आप किसी अन्य आदमी से मिलते हैं, कोई अन्य भाषी क्षेत्र का आदमी है या कोई व्यक्ति है, आपका दोस्त हो सकता है, जब आप उससे संवाद करते हैं, आपस में जब बतियाते होंगे, यार इसको क्या कहते हैं, यार इसको हमारे यहाँ ये कहते हैं, तुम्हारे यहाँ इसको क्या कहते हैं, तो अलग अलग तरीके से कहते हैं। तो ये भाषाओं का क्रम है अपना। जब आप जानेंगे, बहुत ही रोमांचक विषय है ये,
रोमांचित करने वाला, जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए पंकज यहाँ पे लिखा हुआ है। पंक माने कीचड़ होता है, पंक माने क्या होता है, कीचड़ होता है। और जा माने जन्म लेने वाला, पंक माने कीचड़, और ये जा मतलब जन्म लेने वाला। तो आप समझ गए होंगे किसकी तरफ संकेत हो रहा है, तो ये कमल की तरफ इशारा कर रहा है। फिर है दशानन, अर्थात 10 हैं जिसके आनन। देखो दशानन अर्थात रावण। फिर है आपका, ये देखिए लिखा है यहाँ पर, फिर है आपका दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, लंबा है उदर जिनका अर्थात लंबोदर, चक्र है पाणी जिनके हाथ में चक्र है अर्थात विष्णु भगवान की तरफ इशारा किया गया है। तो ऐसे ही जो परंपरा से चलते चले आ रहे हैं शब्द, उनका वही अर्थ आज भी लिया जा रहा है, आज भी उनका वही अर्थ है, तो इसलिए उनको योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो हम लोग समझ गए क्या क्या हैं, रूढ़ शब्द क्या हैं, यौगिक क्या हैं और योग रूढ़ क्या हैं। अब समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं। हम यहाँ पर तद्भव, तत्सम और देशज और विदेश अगले क्रम में पढ़ेंगे। तो यहाँ तत्सम देखिए किन्हें कहते हैं, तत्सम। तत् माने तत्, तत् माने उसके, और सम मतलब समान, समान। तत् माने उसके, सम माने समान। तो उसके मतलब क्या है, संस्कृत को यहाँ इशारा किया गया है। तत् माने उसके, सम माने समान, अर्थात जो संस्कृत की एक परंपरा रही थी उसमें जो शब्द लिए गए थे, तो वो शब्द आज भी जैसे के तैसे उनको प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए उनको ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, ऐसे आपको आगे एक लिस्ट दी जाएगी, आपको एक क्रम दिया जाएगा। इनको पढ़ने के लिए आप समझ जाएंगे कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तो तत्सम आप समझ गए, तत्सम माने उसके समान, अर्थात संस्कृत भाषा में, क्योंकि सभी भाषाओं की जननी, ऐसा माना जाता है कि सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत है हमारी, उसी से ही हमारी सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो इसीलिए तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत से हूबहू शब्द वैसे ही उठा लिए गए हैं, उन्हें ही हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, तत् धन भव, तत् धन भव, भव आप भू धातु का रूप है। तो तत् माने उससे और भव माने उत्पन्न, उत्पन्न या पैदा। उत्पन्न या पैदा अर्थात उससे जो एक बदलता क्रमिक रूप आया है आगे, तत्सम से जो बदलता हुआ रूप धीरे धीरे आया है। जैसे अग्नि का आग कैसे हुआ है, तो जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो उसमें आपको अपभ्रंश, सौरसेनी, इन सारी भाषाओं का आपका अध्ययन कराया जाएगा। तो आप समझेंगे कि अग्नि को आग कैसे बना, क्षेत्र का खेत कैसे बना, वायु का हवा कैसे बना, रात्रि का रात कैसे बना। तो जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, यानी संस्कृत से जो हिंदी में आ गए हैं, उनका एक रूप बदलता हुआ क्रम बदलता हुआ आया है, क्रम ऐसे से बदलता गया है। तो उस रूप में जब हम आते हैं तो उसमें तद्भव माने कुछ उसमें चेंजेस, कुछ बदलाव आया हुआ है उस शब्द में, इसीलिए उसको ही तद्भव कहते हैं, अर्थात तद्भव कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम तद्भव वाले और तत्सम कौन कौन से शब्द होते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ शब्द हैं महत्वपूर्ण, इनको परीक्षा की दृष्टि से जब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं से आपको कहीं ना कहीं एक देखने को मिलेगा, इन्हीं में से शब्द होंगे। जैसे सीख है, तो सीख आपका तद्भव है। फिर है शिक्षा, शिक्षा क्या है, तत्सम है। ये क्या है, तद्भव है। दधि, ये क्या है, तत्सम है। दधि का दही हो जाएगा, दुर्बल का दुबला हो जाएगा। और सूना अर्थात शून्य, शून्य क्या है आपका, तत्सम है। कलेश, कलेश तो आपका क्या है, तद्भव है। और क्लेश, आधी सा, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये पूछ देगा आपको कि कलेश और क्लेश में
कौन आपका तद्भव है, कौन तत्सम है। फिर सेठ है, सेठ का श्रेष्ठी हो गया, सेठ लोग जो होते थे। काज, काज माने कार्य। फिर है आपका भतीजा या भ्रातृजा। फिर है आपका हल्दी, हरिद्रा, ये पूछ देता है। फिर है धूल, देखो फर्क कुछ नहीं, इसमें सिर्फ छोटी की मात्रा लग गई है तो ये क्या हो गया, तत्सम हो गया है। और ये क्या हो गया है, धूल, उसका एक परिवर्तित रूप हो गया है आपके समक्ष। फिर है भांजा, भगने, भगने, भांजा क्या है आपका, भांजा आपका तद्भव रूप है। और ये क्या है, भाग्ने। फिर है हाथी, हाथी का क्या होगा, हस्ती होगा, हस्ती क्या होगा, तत्सम रूप होगा। भालू, भल्लूक, भिखारी, भिक्षाकारी। तत्सम शब्द को पहचानने का एक रूप, एक बात यह भी है कि जैसे जो संयुक्ताक्षर हैं, संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं, छत्री, ये वाला देखिए, छ और स, और ये क्या है, श। इन अक्षरों का जब प्रयोग होगा, इन वर्णों का जब प्रयोग हो जाता है तो वो तत्सम वर्ण कहलाते हैं। तत्सम वर्णों में अक्सर करके हमने देखा होगा, देखिए यहाँ भिक्षाकारी है और यहाँ पर भिखारी है, यहाँ पर ओष्ठ है, इसमें क्या है, षटकोण वाली अर्थात मूर्धन्य श आदि है, तो यहाँ पर होंठ हो गया है, यहाँ पर होष्ठ हो गया है। तो ये पहचानने का अपना तरीका है। जब आप इन शब्द वर्णों को पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि इन वर्णों का जिन शब्द में प्रयोग होगा वो अधिकतर तत्सम शब्द ही होंगे। स्नान, ये सा भी है, स्नान। भिक्षा, देखो ये आ गया आपका संयुक्ताक्षर छा है। भीख, होलिका, होली। कपित्थ, कैथा। नापित मतलब नाई, ये भी महत्वपूर्ण है। भीत, भित्ति, भित्ति मतलब दीवार, और भीत माने ये उसका तद्भव रूप आया है। अभ्यंतर, अभ्यंतर ये आपका तत्सम है और ये तद्भव है। कोष्ठिका, तो ये क्या होगा, कोठी हो गया, ये पूछ देता है। नाखून, नख। भूख, बुभूछा, संस्कृत का शब्द है, देखो यहाँ पे छा आ गया है। फिर है भौरा, भौरा मतलब भ्रमर। और कुछ गिनतियाँ भी होती हैं, जैसे हम अंक पढ़ते हैं तो अंक जो संस्कृत में लिखे होंगे वो अधिकतर आपके तत्सम वर्ण ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तत्सम वर्ण ही कहलाएंगे। एक इधर देखिए, देखो अग्नि हो गया, आग हो गया। अग्नि क्या है आपका, तत्सम शब्द है। आलस्य क्या है आपका, तत्सम है, आलस्य का आलस हो गया। उज्जल का उजला हो गया। नवीन मतलब नया। कूप मतलब कुआं। घृत मतलब घी, वही तत्सम है ये, और ये तद्भव है आपका। दधि, दही। दुग्ध हो जाएगा तो दूध हो जाएगा। दंत का दांत हो जाएगा। अमूल्य मतलब अमोल, कहीं बड़ी अमूल्य चीज़ है तो ये अमोल हो जाएगा आपका। फिर है भौं, भ्रू हो जाएगा। और इधर क्या है, ये नारियल है तो नारिकेलम कहा जाता है संस्कृत में या तत्सम में। मक्खी, मक्षिका। कौवा, काक। निष्ठुर, निठुर। मच्छर को मत्सर बोलते हैं। कौड़ी, कर्पदिका, कपर्दिका। नींद, निद्रा। चाड़क मतलब चना। स्थल मतलब थाली, ये महत्वपूर्ण है। प्रस्तर पूछ देता है, पत्थर। सप्तसती, देखो सप्तसती जब आप पढ़ेंगे उसमें कहता है कि शतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो यह बिहारी की सतसई है, इसको सप्तसती भी बोलते हैं। होलिका, होली आने वाली है तो होलिका, ये क्या हो गया, होलिका का क्या हो जाएगा, होली हो जाएगा। अकस्मात, कहीं मैं जा रहा था, जैसे शुद्ध हिंदी में कोई बोलता है कि मैं वहाँ जा रहा था और अकस्मात उनसे मुलाकात हो गई, तो अकस्मात मतलब अचानक। और दंत क्या होता है, दांत होता है। अमूल्य, अमोल। अश्रु माने आंसू, अश्रुधारा बह रही है, आंसू की धारा बह रही है। कृषक, और यह भी एक पहचानने का तरीका। संयुक्त अक्षर यहाँ पर है, देखिए पहचान जाएंगे आप। संयुक्त अक्षर यहाँ पर है और आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, आपका तत्सम शब्द है। यहाँ पर भी संयुक्त अक्षर शाह है, उसको भी पहचाने। कृषक, और ये जो मात्रा लगती है कौन सी, ऋषि वाली। अगर ऋषि वाली किसी अक्षर में या वर्ण में मात्रा लगी है तो आप पहचान जाएंगे वो क्या है आपका, वो आपका तत्सम शब्द ही होगा। ग्राम, गांव। हस्ती और हाथी। फिर हस्त और हाथ, इसका ध्यान रखना आपको, ये पूछ देता है आपका। हस्ती मतलब हाथी और हस्त मतलब हाथ। अगले क्रम में देखते हैं हम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप पढ़ लेंगे तो आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे इन तत्सम और तद्भव वर्णों को।
अब पढ़ते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द वे होते हैं जब हम जिस देश या क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ की बोली एक होती है, वहाँ की अपनी भाषा होती है। आप देखते हैं कि बिहार, भोजपुरी, मगही, इन सब की अपनी अपनी बोलियाँ हैं। तो जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हों वे देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं वे, क्योंकि एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र विशेष की अपनी बोली होती है, उसकी भाषा होती है। तो हिंदी भाषा में उन क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को स्वीकार कर लिया गया, उनके शब्दों को अपनी भाषा में शामिल कर लिया गया। इससे भाषा का समृद्ध इतिहास बनता चला गया। उसमें देशज शब्द आते हैं, वे कौन कौन से? क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हर क्षेत्र की अपनी अपनी भाषा होती है, तो उनमें जो शब्द बोले जाते हैं और हिंदी भाषा ने अर्थात हिंदी के विद्वानों ने उसको वैसे ही स्वीकार कर लिया, उनको प्रचलन में लाने लगा, तो वे शब्द देशज शब्द कहलाने लगे। जैसे खटखटाना, खटखटाना, नॉक करना इंग्लिश में कहते हैं, नॉक, खटखटाना। काहे खटखटा रहे हो दरवाज़ा? फिर कहते हैं अटपटा, तो बेढंगा मतलब, अटपटा मतलब बेढंगा, अटपटा मतलब बेढंगा। कचारना, अब देखो यहाँ पे ये कचारना देशज शब्द है आपका, आप समझ जाएंगे कचारना क्या होता है। कचारना मतलब कपड़े कचार रहा है, अर्थात धुलना। देखो खड़ी बोली में हिंदी में कहूँ धुलना शुद्ध रूप है आपका धोना, लेकिन कचारना आपका देशज शब्द है। कचोटना, कचोटना, कचोटना मतलब अंदर से कोई चीज़ आपको बहुत जैसे गुदगुदी लगना, मतलब हंसना। गुद्दा, कहीं गुद्दा मार देंगे हम तुम्हारे, ज़्यादा शैतानी मत को, नहीं तो गुद्दा मार देंगे हम। तो गुद्दा मतलब मुक्का, उसको बोलते हैं मुक्का मारना। किचर पिचर मत करो ज़्यादा, कहते ज़्यादा किचर पिचर मत करो, शांत रूप से बैठो, तो किचर पिचर। ये खर्राटा, खर्राटे से आप सब परिचित हो गए होंगे। खर्राटा जैसे घर में कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो समझ लो नींद आपकी नहीं हो पाएगी पूरी, आपके घर में कोई ना कोई, भगवान करे ना हो, खर्राटा। खर्राटा जब हम नींद में अक्सर होते हैं तो खर्राटे लगाते रहते हैं, इससे दूसरा वाला सो नहीं पाता है। तो खर्राटा अर्थात बहुत गहरी नींद में सोना, कहीं बहुत खर्राटे लगा हुआ था रात में, तो खर्राटा मतलब रात में बहुत अच्छे तरीके से वो सो रहा है, इसलिए खर्राटे लगा रहा है। खचाखच, आप यात्रा करते होंगे गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में, तो उसमें देखते हैं कि बहुत भीड़ होती, लेकिन बहुत यार खचाखच गाड़ी भरी हुई थी। खचाखच का मतलब है कि भीड़ ज़्यादा थी। ये सब देखो देशज शब्द यही कहलाएगा, खचाखच, एकदम अधिकतर भीड़ है, मतलब बहुत भीड़ है, इसलिए वो खचाखच कहते हैं। इत्यादि ये जो शब्द होते हैं इनको ही देशज शब्द होते हैं। और भी शब्द होते हैं, आप पहचान जाएंगे देशज शब्द कौन कौन से होते हैं, उनको शुद्ध रूप में जब आप विभाजित करेंगे तब आप समझ जाएंगे। अब देखिए विदेशज शब्द क्या हैं, हम लोग देशज पढ़ लिए हैं, अब समझते हैं विदेशज शब्द कौन कौन से होते हैं, विदेशज या विदेशी। देखो बात यह है, जब हम एक भाषा का निर्माण होता है तो उसमें हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है उसमें। जैसे हम कोई चीज़ सौदेबाजी करने जाते हैं, बाज़ार में कुछ लेने जाते हैं, तो ऐसे ही जब अपने यहाँ अपने देश का जब व्यापार होने लगा अन्य देशों से या विदेशों से, तो वहाँ से लोग आने और जाने लगे। और अब तो विदेशों में लोग पढ़ाई करते हैं, सब कुछ आजकल आप देख ही नहीं वैश्विक रूप से कितना देश समृद्ध है, या हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं। तो इस रूप में हम वहाँ से जब आए और गए, आपस में जब दो संस्कृतियों का जब आपस में टकराव होता है तो उसमें संक्रमण की स्थिति पैदा होती है, अर्थात इधर का उधर और उधर का इधर हो जाता है। तो ऐसे ही भाषा में भी होता है। तो भाषा में जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर उनकी भाषा के शब्द जो हैं वो हमको सुनने होंगे। आप जाते हैं देखते हैं जब कहीं विदेश यात्रा पे हमारे प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या कोई भी जाता है बाहर, तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर होता है, अर्थात भाषा को एक दूसरे में बदलने वाला, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में। तो ये होता है भाषाओं के, जब वहाँ जाएंगे तो लोग एक दूसरे की भाषा को सीखते हैं। ऐसे ही जब दूसरे देश में आप जाते हैं तो वहाँ के कुछ वर्ड सीखते हैं, कुछ शब्द सीखते हैं। तो ये विदेशों से जो संपर्क में आए, विदेशियों के संपर्क में जब हम आते हैं तो उनके भी भाषा या शब्द हम सीखते हैं। तो ऐसे शब्द विदेशज या विदेशी कहलाते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? स्कूल है, स्कूल आप परिचित हैं, जहाँ पढ़ने जाते हैं, हम लोग सब स्कूलिंग किए हुए हैं।
तो स्कूल पहले क्या होता था, हमारे वैदिक काल में स्कूल को हम लोग क्या कहते थे, पाठशाला कहते थे। और ये अनार भी आपका विदेशी शब्द है, आम भी है। आपको एक अभी पढ़ाएंगे, हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से शब्द आए हुए हैं। कैंची हो गया, ये भी विदेशज है। आप सब प्रयोग, नाई के यहाँ जाते होंगे, कैंची का प्रयोग करता है वो। अचार हो गया, पुलिस हो गया, टेलीफोन हो गया, रिक्शा हो गया, तो ये सब विदेशज हैं। ऐसे कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है, अर्थात आगे हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से शब्द आए हुए हैं। अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं आप सब पढ़ते होंगे। जैसे जैसे भाषा पढ़ते हैं हम, उसमें हर भाषा को जानना जरूरी तो होता ही है, लेकिन जब आप जान जाएंगे तो उससे आप समझ जाएंगे कि किस भाषा के शब्द हैं। आपसे सीधा प्रश्न कर देगा कि अटेंशन बताइए किस भाषा का शब्द है। हम लोग अक्सर आज अब तो अधिकतर ही प्रयोग करने लगे हैं। जैसे कहीं जाते हैं, कहीं अटेंशन करिए बोर्ड पे, आप स्मार्ट बोर्ड पे अटेंशन दीजिए, या अटेंशन या टेंशन। कहीं काहे को टेंशन ले रहे हो यार, या काहे की चिंता। अब देखो, टेंशन का मतलब होता है काहे की चिंता कर रहे हो आप। तो अब क्या हो गया है, वो चलन में आ गया है हमारे। जैसे हम हर तीसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति सुनते हैं, कहीं क्या है, टेंशन ले रहे हो खाम खा। देखो खाम खा आपका क्या हुआ, वो आपका फारसी में आ जाएगा, लेकिन टेंशन क्या हो जाएगा आपका, इंग्लिश शब्द हो जाएगा। कहीं काहे को टेंशन ले रहे हो यार। कोई व्यक्ति आता है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कहीं बहुत बिजी जा रहे हो तुम, या बहुत तुम बिजी रहते हो, तो ये बिजी आपका क्या है, अंग्रेजी शब्द है। फिर रहेगा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, ये सब क्या है आपके विदेश अंग्रेजी शब्द हैं। रेलगाड़ी आपका देशज शब्द है, उसमें बताएंगे हम आगे। ऑनर, ऑनर माने जो मालिक होता है। अब मालिक कोई कहते नहीं कि वो यार रूम का ऑनर जो आया था वो भाड़ा मांग रहा था हमसे, तो कह रहा इतना नहीं, इतना दीजिए। फिर हो गया ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब आमने सामने, इस तरीके से ऑनलाइन। फिर ऑक्सीजन हो गया, ओवर हो गया, कहीं ज़्यादा ओवर ना बोलो, या पानी टंकी में ओवर हो गया है, अर्थात अधिक हो गया है। तो ओवर अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं भाषा में। तो ऐसे ही भाषा को जब ग्रहण कर लिया जाता है उनके शब्द, तो हमारी भाषा उससे समृद्ध होती है, आप शब्दावली उसकी बड़ी होती है। तो ये हिंदी में अक्सर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। इंसाइक्लोपीडिया अर्थात विश्वकोश, कॉरिडोर, कॉरिडोर समझ रहे हैं आप, कॉरिडोर का अक्सर हम प्रयोग कर देते हैं ऐसे ही, उसका अर्थ और नहीं जानते हैं तो कोई मतलब, लेकिन हम प्रयोग कर देते हैं अक्सर। बोनस, जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को बोनस मिलता है, अर्थात प्रॉफिट मिलता है, उसको कहते हैं कि लाभ मिलता है। फिर ये आपका कॉलेज हो गया, पेंसिल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, डॉक्टर हो गया, यह महत्वपूर्ण है आपका। डॉक्टर हो गया, लेटर बॉक्स हो गया, पेन हो गया, टिकट हो गया, मशीन हो गया, सिगरेट हो गया, साइकिल हो गया, बोतल हो गया। तो आप समझ जाएंगे जब आप, अब अक्सर पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी, ये कि हम लोग सहज रूप से बोल जाते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता कि किस भाषा का शब्द है, तो इसको ध्यान देना है आपको। आगे देखते हैं, ये हमारे हो गए अंग्रेजी शब्द। अब हम पढ़ते हैं फारसी शब्द। दैनिक जीवन में हम अक्सर प्रयोग करते हैं, क्योंकि कौन सी भाषा क्या है इससे हमको मतलब नहीं होता है। हम लोग जो स्वतः बोलते हैं, स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, और जो शब्द यानी जिस तरीके से आप बोल पाते हैं उस तरीके से आप बोल देते हैं। बस शब्द का उच्चारण सही तरीके से होना चाहिए। जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यार हिंदी किस भाषा का शब्द है। आप तो जैसे पूछ देगा, आपसे नहीं पता आपको, तो हिंदी को हिंदी में लिख देंगे। लेकिन ये रोचक तथ्य है, यहाँ पर रोचक बिंदु ये है कि हिंदी भी फारसी से आया हुआ है शब्द। हिंदी क्या है, फारसी से आया हुआ शब्द है। हिंदी क्या है, फारसी से आया हुआ शब्द है। क्या है, फारसी से शब्द आया हुआ है। आतिशबाजी, हमदम, होशियार, हमुम्र महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये आतिशबाजी भी महत्वपूर्ण है। हमदम, होशियार, हमुम्र, आईना, कैन आईने में अपना चेहरा देखिए या निहारिए, आईने में अपना मुखड़ा निहारिए। देखो इसमें कितने शब्द हैं। आईने में, तो आईना क्या हुआ, आईना क्या हुआ, आईना माने दर्पण। आईने में अपना चेहरा निहारिए, निहारिए मतलब देखिए, तो निहारना क्या हो गया आपका, निहारना हिंदी का शब्द हो गया आपका। आज़ादी,
दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज़ादी, आज़ादी मतलब स्वतंत्रता। फिर है उम्मीद, हम किसी से उम्मीद लगा बैठते हैं, अर्थात उम्मीद मतलब आशा लगा बैठते हैं। तो उम्मीद क्या है आपका, अक्सर हम उम्मीद का प्रयोग करते हैं। यह क्या है आपका, फारसी शब्द है। उस्ताद, फिर है कबूतर, ये महत्वपूर्ण शब्द है। कमज़ोर, कमर, कशिश, कारखाना महत्वपूर्ण शब्द है। ये महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फारसी से कौन कौन से शब्द हैं। कारवां, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ये हमारे स्वर्गीय नीरज जी की कविता में इस शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। कारीगर, कारीगर अर्थात काम करने वाला, जो कारीगर है। खाकी, खानदान, कहीं यार खानदान की इज्जत चली गई, तो खानदान और इज्जत दोनों क्या है, दोनों क्या हैं आपके फारसी शब्द हैं। खाना, हम खाना अक्सर कहते हैं चलो खाना खाने चलते हैं, तो खाना क्या है आपका फारसी शब्द है। ख्वाहिश, कहीं क्या ख्वाहिश है आपकी, ख्वाहिश का क्या है, क्या ख्वाहिश है आपकी, तो ख्वाहिश आपका कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है। अर्थात क्या तमन्ना है आपकी, क्या जिज्ञासा है आपकी। चाकू, चाकू अक्सर हम लोग प्रयोग करते हैं, पूछ देगा आपसे कि चाकू बताइए किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी का है। जनाना, जनाना और मर्दाना। ज़मीर, दिल, दिल नाजुक, दिल नाजुक है, दिल बड़ा नाजुक है, आपका दिल तो बड़ा नाजुक है, तो दिल आपका क्या है, नाजुक है। हालांकि आपका नाजुक नहीं होगा, आपका बहुत मजबूत होगा, दिल नाजुक होता है। तो ये दिल और नाजुक क्या है, दोनों दोनों क्या है आपके फारसी शब्द हैं। और ये दीवाना, दीवाना, फिर है पेशकश, फिर है पैगाम, पैगाम मोहब्बत या पैगाम आज़ादी, आज़ादी का पैगाम, तो दोनों क्या हैं आपके फारसी शब्द हैं। फरमान, कहीं उन्होंने फरमान जारी कर दिया, फरमान मैंने उन्होंने घोषणा कर दी, तो फरमान क्या है आपका फारसी शब्द है। बंदरगाह, बंदरगाह आप समझते होंगे, जहाँ जब हम प्राचीन काल में जब बंदरगाह होते थे, जहाँ पर हम सामान को या जो खाने पीने वाली वस्तुएं होती उनका उनका क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, अर्थात क्या बोलते हैं आयात और निर्यात होता था, हिंदी में आयात और निर्यात होता था। उन तटों को ही बंदरगाह कहा जाता था। तो बंदरगाह आपका कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है। बंदरगाह चूंकि जब हम प्राचीन काल में फारस से ऐसे ऐसे करके जब हम यात्राएं करते थे या वहाँ से इधर से उधर लोग जाते थे, तो वहीं से ये भाषा एक दूसरे से सीखते थे और वहीं प्रयोग जब किया जाने लगा दैनिक जीवन में, तो वही शब्दावली हमारे सामने आ गई। बाज़ार, आप कहते होंगे हम बाज़ार जा रहे हैं, अब तो कहते हैं मार्केट जा रहे हैं, तो बाज़ार शब्द आपका क्या है, फारसी है। बीमा हम कराते हैं अक्सर, अपने जीवन बीमा कराते हैं या और भी बीमा होते हैं, बेवकूफ़ी, लाजवाब, हमेशा। कहीं हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि सड़क के हमें बाईं ओर चलना चाहिए, तो हमेशा मतलब हमेशा क्या है आपका फारसी शब्द है। अमरूद, किशमिश, दर्जी, ये महत्वपूर्ण शब्द है। दवा, दीवार, आसमान, गिरफ्तार, कबूतर हो चुका है। दुकान, दुकान, दरबार, नमक, गांधी जी ने नमक कानून बनाया था, तो नमक क्या है आपका फारसी शब्द है। नमूना, तो कहते हैं कोई नमूना पेश करिए आप, नमूना मतलब कोई उदाहरण दीजिए, कुछ बताइए उसके बारे में। नमूना मतलब क्या है आपका फारसी शब्द है। बीमार, हम लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं, बीमार, तो क्या है आपका फारसी शब्द है। बर्फ़, रूमाल, आदमी, ये महत्वपूर्ण शब्द है। आदमी क्या है आपका फारसी शब्द है। चुगलखोर, गंदगी, चापलूसी, अंगूर, अदा, अदावत, अदावत क्या होता है, दुश्मनी, अदावत माने दुश्मनी, तो अदावत क्या है आपका फारसी शब्द है। अमीर, ये महत्वपूर्ण है। अल्लाह, इरादा, जुकाम, तो ये हमारी कुछ फारसी शब्दावली है। क्या है हमारी फारसी शब्दावली है, इसमें देख लीजिए आप, हम चिन्ह लगाए हुए हैं, उनको यार कुछ कम ही है जो महत्वपूर्ण है। लिस्ट तो बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो आप फारसी शब्द समझ गए हैं। आगे पढ़ते हैं अब अरबी। अरबी शब्द कौन कौन से होते हैं, अरबी शब्द देखिए कौन कौन से होते हैं। अजब, कहीं अजब हाल बना के रखा है अपना। फिर कहते हैं चलो भाई अदालत में, हमको अदालत जाना है हमको। अफीम, अफीम, अफीम क्या है, अफीम की खेती होती है, एक नशीला पदार्थ है, उसको आम लोगों को खेती करने की इजाज़त नहीं होती है। हमारे
क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बाराबंकी नाम का ज़िला है, वहाँ पर अफ़ीम बोई जाती है। मैंने देखा है वहाँ पर जा कर के, मेरे दोस्त का घर है वहाँ, अफ़ीम बोई जाती है अक्सर। तो ये अफ़ीम हो गया आपका। अमन, अमन और शांति, तो अमन आपका क्या है, अरबी शब्द है। अमानत, अव्वल, अव्वल माने श्रेष्ठ आना, तो अव्वल क्या होगा आपका, अरबी शब्द हो गया। आशिक, आपने पढ़ा था दीवाना और आशिक, दीवाना और आशिक, तो दीवाना क्या है आपका, दीवाना फारसी शब्द है और आशिक आपका क्या है, अरबी शब्द है। इंतकाल, इंतकाल माने मृत्यु हो जाना किसी की, इंतकाल क्या है आपका, अरबी शब्द है। इंतखाब, आप जब इंतखाब निकलवाते हैं खेत वेत का या अपनी जगह का इंतखाब निकालो, अर्थात कागज़ का वो महत्वपूर्ण पत्र जिसको इंतखाब कहते हैं। इंतज़ार अर्थात प्रतीक्षा करना, तो इंतज़ार क्या हो गया, अरबी शब्द है। इजाफा, इजाफा मतलब फ़ायदा होना। इंसान, देखो आपने आदमी पढ़ा था और अब पढ़ रहे हैं इंसान, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये समझ लीजिए, परीक्षा में पूछ देगा इंसान और आदमी, इसमें से कौन सा आपका फारसी है कौन सा अरबी है। तो आप सब पढ़ चुके हैं, आदमी क्या है आपका, आदमी फारसी है और इंसान क्या है आपका, अरबी शब्द है। इंसाफ, इबादत, इंसाफ माने न्याय करना। इबादत, इबादत क्या है आपका, अरबी शब्द है, मतलब पूजा करना, अर्चना करना। इमारत, इमारत मतलब किला। इम्तहान, इम्तहान से एक शेर याद आ गया मुझे कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तहान देना है। तो आप लोग इम्तहान के लिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इम्तहान क्या है आपका, अरबी शब्द है। इलाका, इलाका मैंने एक क्षेत्र विशेष की तरफ इशारा कर रहा है। इलाका, इलाज, देखो उधर बीमारी हो गया था बीमार और इधर हो गया है इलाज, तो बीमार आपका क्या है, फारसी शब्द है और इलाज क्या है, अरबी शब्द है। इशारा मतलब संकेत। इश्क, इश्क क्या है आपका, इश्क है अरबी शब्द। इस्तीफ़ा मतलब तिलांजलि देना, त्यागपत्र देना। इस्तेमाल, ईमान, उसूल मतलब आपकी ज़िंदगी के कुछ उसूल होते हैं, कुछ समझौते होते हैं, कुछ अपने जीने के तरीके होते हैं, उनको उसूल बोलते हैं। एहसान, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मतलब आपकी कृपा हुई है हम पे कुछ। ऐतराज, कहीं बड़ा ऐतराज है तुमको उनसे। ऐनक, ऐनक माने चश्मा, तो ऐनक क्या है आपका, ये पूछ देगा आपसे, ऐनक क्या है आपका, अरबी शब्द है। एहसास, एहसास मतलब महसूस करना किसी चीज़ को, एहसास क्या है, अरबी है। फिर औकात, औजार, औरत आपका बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ देता है आपको। फिर एक कफन, कलम, कलम क्या है आपका, अरबी शब्द है। कशर, काफिला, किताब महत्वपूर्ण है। औरत, किताब हो गया। कुल्फ़ी हो गया, खबर हो गया, ख्याल हो गया, गम, गरीब। अमीर क्या है आपका, अमीर आपका फारसी शब्द है और गरीब क्या है आपका, अरबी शब्द है। फिर हो गया गलती, क्या ना अक्सर मुझसे गलती हो जाती है, तो गलती क्या है आपका, अरबी शब्द है। गुस्सा, जल्द, तबादला, तमन्ना। तरीका, कहीं तुमको तरीका नहीं आता है, बोलने का तरीका आपको नहीं आता है, तो तरीका क्या है आपका, अरबी शब्द है। फिर है दौलत, नकदी, फसल, फैसला, मदद, महफिल, मिसाल, मुआवजा, मुकदमा, मुकाबला, मुश्किल, मुसाफिर, मुसीबत, मोहब्बत, मेहनत। सही, सही क्या है आपका, ये पूछ देगा आपको, सही क्या है आपका, सही है आपका अरबी शब्द। सहूलियत, सहूलियत। फिर है सियासत, देखो सियासत क्या है, सियासत को अरबी में कहते हैं सियासत और हिंदी में कहते हैं सत्ताधीश, तो ये हो गया सियासत। हरकत, इमारत, इमारत मतलब इरादा, इशारा, इलाज। देखो बीमार पड़े थे हम लोग फारसी में और इधर हो गया इलाज, तो इलाज क्या हो गया, अरबी शब्द हो गया। इज्जत, इस्तीफ़ा, कर्ज, ये महत्वपूर्ण है। कम, कसरत, कब्र, कमाल, कसम, कायदा, किस्मत, किताब महत्वपूर्ण है। जिला, तहसील, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत पढ़ चुके हैं ऊपर। गरीब, जलेबी, नकद, ये कुछ हमारे अरबी शब्द थे, इनको जानना बेहद ज़रूरी था ताकि आप आगे समझ पाएँ। अब कुछ देखते हैं तुर्की शब्द कौन कौन से हैं। तुर्की शब्द कौन कौन से हैं, आप हमेशा जानते हो कि उर्दू शब्द पढ़े होंगे, तो आप जैसे हिंदी का मैंने बताया था आपको, जब आप हिंदी कहते हैं तो आपके समझ में आएगा हिंदी कहाँ से है, हिंदी कौन सा शब्द है। आप अचानक नहीं जानते होंगे तो हिंदी को हिंदी ही लगा देंगे, जबकि हिंदी क्या है आपका, फारसी शब्द है। फिर आता है आपका उर्दू, तो उर्दू क्या है आपका, उर्दू है
तुर्की शब्द है आपका। चमचा है, चम्मच है, ये कैंची लिखा हुआ है, कैंची, कैंची, चाकू, चारपाई, चेचक, तमगा, तलाश, बहादुर, सराय, सराय जो प्रतीक्षालय होता है जहाँ पर प्रतीक्षा की जाती है, तोप, बारूद, लाश, दरोगा और बहादुर। तो ये हमारे कुछ तुर्की शब्द हैं। अब देखते हैं पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं। अचार आप खाते होंगे अक्सर सब्जी के साथ में। आलपिन, आलपिन का प्रयोग होता है जब हम पेज को एक में सेट करना होता है। आलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, तौलिया आपका महत्वपूर्ण है। तंबाकू आपका महत्वपूर्ण है। काफ़ी है, कमीज है। तो ये कुछ पुर्तगाली शब्द थे। अब देखते हैं आगे कौन कौन से शब्द हैं। आगे कुछ हैं फ्रांसीसी शब्द, एक बार पढ़ लेंगे आप तो आने वाले जो परीक्षा एग्जाम हैं या परीक्षाएं हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पुलिस आपका क्या है, पुलिस आपका फ्रांसीसी शब्द है। कार्टून हो गया, छोटे बच्चे अक्सर कार्टून बहुत देखते हैं। इंजीनियर, कर्फ्यू लग गया है बोलते हैं वहाँ पर, कर्फ्यू, कर्फ्यू आपका क्या है, ये पूछ देता है, फ्रांसीसी शब्द है। अंग्रेज, अंग्रेज आपका जैसे अंग्रेज पूछ देगा तो आप लगा देंगे कि अंग्रेजी शब्द है, तो अंग्रेज क्या है आपका फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांस से आया है। कूपन, सूप, कारतूस, काजू, मीनू, आप होटल या रेस्तरां में जाते हैं, देखते हैं एक मीनू आपको दिया जाता है, उसमें खाने की जो वैरायटी होती है उसको बताया जाता है। चीनी शब्द क्या है, चीनी में तूफान है, लीची है, चाय है, पटाखा है। फिर यूनानी शब्द हैं। टेलीफोन आपका क्या है, ये पूछ सकता है टेलीफोन किस भाषा का शब्द है, तो वो है टेलीफोन क्या है आपका, यूनानी है, टेलीग्राफ है। फिर रिक्शा है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मेरा रिक्शा है जापानी, इसको जापान से जोड़ सकते हैं। तो रिक्शा क्या है आपका, जापानी है। तो रिक्शा कहाँ से आया है, जापान से आया है। तो हम पढ़ते हैं अब अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक, अर्थात जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। समझ चुके होंगे आप, लेकिन हम आप समझा रहे हैं यहाँ पर सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं। सार्थक शब्द वही हो गया जैसे कि प्रेमानंद, हम बता ही चुके हैं, इसको देखिए प्रेमानंद। तो ये 2 क्या हैं, सार्थक शब्द हैं, दोनों सार्थक शब्द। इसका मतलब प्रेम, धन, आनंद, यानी प्रेम, धन, आनंद, इन दोनों का अलग अलग मतलब है। आप देखिए प्रेम मतलब प्रेम में पड़ा हुआ आदमी, आनंद मतलब जो उत्साहित है, आनंदित है, प्रफुल्लित है। तो दोनों का अर्थ है, तो दोनों क्या हैं, सार्थक हैं, दोनों सार्थक हैं, दोनों सार्थक हैं। जैसे यहाँ पर हो गया एक उपवन कह लीजिए, या कह लीजिए नमन, या भवन कह लीजिए, भ व भ व न। तो इसको अगर अलग कर देंगे, भ, ये भा हो जाएगा और ये हो जाएगा वन। तो इस भा का कोई मतलब नहीं होता है, ये निरर्थक है, इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है, तो जहाँ पर दोनों दो अक्षर होंगे और दोनों का कोई अर्थ नहीं होगा तो वो क्या होगा, निरर्थक होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ के आधार पर 2 ही शब्द होते हैं, एक तो सार्थक होता है और दूसरा क्या होता है, निरर्थक होता है। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर। रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर, रूपांतरण प्रयोग के आधार पर एक तो विकारी शब्द होता है और एक होता है अविकारी शब्द। अविकारी मतलब अव्यय, अव्यय बोलते हैं इसको। अव्यय मतलब जिसका खर्चा ना किया जाए, अ मतलब नहीं, अव्यय मतलब खर्च होना, व्यय मतलब खर्च होना। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च, अर्थात जिस शब्द का खर्चा नहीं होता है उसको अव्यय बोलते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, एक बदलाव हो जाता है, किनके आधार पर, लिंग, वचन और काल के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिनको आगे हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। विकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये सीधा प्रश्न आपसे कर दिया जाएगा कि इसमें से बताइए विकारी शब्द कौन कौन से हैं या विकारी के भेद कितने होते हैं। तो विकारी के भेद कितने होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर से हम समझते हैं कि विकारी शब्द
किस तरीके से या कैसे पता करें कि ये विकारी है कि नहीं है। तो जैसे कहते हैं कि वह घर में रहता है, वह घर में रहता है। तो यहाँ पर देखिए वह घर में रहता है, फिर है वह घर में रहती है, वह घर में रहती है, वह घर में रहती है। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ कहता है लिंग के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वे भी विकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, रहता है, और यहाँ पर क्या है, रहती है। इससे हमें ये बोध हो रहा है कि ये तो पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है, और ये क्या है, स्त्री है, अर्थात स्त्रीलिंग है ये। तो क्या कहता है, लिंग के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है तो वे क्या होते हैं, यहाँ पर रहता है और यहाँ पर क्या है, रहती है। फिर होता है वे घर में रहते हैं, वे, फिर होगा वचन के आधार पर, वे घर में रहते हैं, रहते हैं। एक एक बिंदु से एक एक मात्रा से परिवर्तन हो जा रहा है। देखिए वचन के आधार पर, तो यहाँ पर क्या, रहते हैं, वे घर में रहते हैं। तो रहते क्या है, उसमें बहुवचन जुड़ गया, तो वचन कितना है, बहुवचन हो गया। यहाँ पर वचन की दृष्टि से देखिए, वचन जब बदल गया तो पूरा परिवर्तन हो रहा है, आपको दिखाएंगे हम आगे चलकर। और फिर हो गया कि काल के आधार पर, काल मतलब समय के अनुसार, तो वह घर में रहेगा, वह घर में रहता था या रहेगा, रहता था या रहेगा, इस तरीके से देखिए। यहाँ पर पुरुष हो गया, अर्थात दोनों पुरुष स्त्री हो गए, दोनों पता चल रहा है वाक्यों में। तो जिन वाक्यों में लिंग के अनुसार पता चले कि वाक्य शब्दों में परिवर्तन हो रहा है तो वह क्या हो गया, आपके विकारी शब्द हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर घर जो लिखा है वो क्या हो गया आपका, वो हो गया अविकारी। क्या हो गया, अविकारी शब्द है, क्योंकि वचन का प्रयोग किए तो बदल गया आपका वाक्य, लेकिन जो घर है वो वैसे ही बना हुआ है। वह घर में रहता है, वह घर में रहती है, वे घर में रहते हैं, और वह घर में रहता था या रहेगा। तो लिंग, वचन और काल की दृष्टि से जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, वे क्या कहलाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो हम समझ गए विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। उसमें भेद कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। एक तो संज्ञा होता है, और एक सर्वनाम होता है, एक विशेषण होता है, और एक क्रिया होता है। तो सीधा प्रश्न कर देगा कि विकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं, तो वो होते हैं 4। अब समझेंगे अविकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं। अविकारी आप समझ लिए हैं इसमें कि जिनका भी परिवर्तन नहीं होता है, लिंग, वचन या काल के अनुसार जिनका परिवर्तन जिस शब्दों में नहीं होता है, उन्हें ही हम अविकारी कहते हैं। विकारी मतलब परिवर्तित हो जाता है, अविकारी मतलब जो परिवर्तित नहीं होते हैं। तो अविकारी तो आप समझ गए होंगे कि जिन शब्दों का लिंग, वचन, काल के अनुरूप परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। जैसे विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, वैसे ही अविकारी शब्द के भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा क्या है, विस्मय आदि बोधक। चारों हो गए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। सीधा प्रश्न इसमें भी कर सकता है, आपको 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा कि विकारी शब्द में कितने भेद होते हैं, और इसमें से एक उठा लेगा कि क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो आपको समझना होगा कि अविकारी शब्दों के भेद कितने हैं और विकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो हम चर्चा कर लिए हैं शब्द भेद पर। अगले क्रम में हम चर्चा करेंगे वाक्य पर, अर्थात वाक्य की संरचना कैसे होती है। फिर धीरे धीरे हम संज्ञा, सर्वनाम अर्थात व्याकरण के विभिन्न पहलुओं पर हम बात करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप जुड़े रहेंगे हमारी महामना एकेडमी के इस ज्ञानालय में। आपको व्याकरण को बहुत ही अच्छी तरीके से और सरल तरीके से बताया जाएगा। तो आप क्लास को देखिए, उसमें आप
किस तरीके से पढ़ाया गया उसके शब्दों को देखिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।